हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम विदेशों की खबरें तो जरूर देते हैं, लेकिन देश पर भी नजर रखना जरूरी है। देश में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने वो दिल्ली ना पहुंच पाए, उसके पूरे इंतजाम किए हैं। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त अलग अलग बॉर्डर्स पर, शंभू बॉर्डर पर, नोएडा में टीकरी बॉर्डर पर, सब तरफ पुलिस का बंदोबस्त है और पुलिस और किसानों के बीच में एक तरह से टकराव की हालत है। आखिर ये क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों ये किसान आ रहे हैं? अभी 2020 में किसानों के खिलाफ जो 3 कानून आए थे, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। 1 साल तक प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठे रहे और 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए। उसके बाद मोदी जी ने कानून भी वापस लिए और एमएसपी का और कई और वादे किए। अभी तक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की जो प्रोडक्ट हैं, जो पैदावार है, उसकी कीमत तय हो जाए, ये मांग कर रहे हैं किसान। इस वक्त जिस तरह की टेंशन, तनाव बना हुआ है दिल्ली के आसपास, वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल ले सकता है, हमें ऐसा शक है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ किसान सेवा संघ के अध्यक्ष अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा हम कई और इश्यूज पर भी बात करेंगे, जिसमें हल्द्वानी और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके अलावा भारत रत्न का जो राजनीतिकरण नजर आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी गांधीवादी विचारधारा के हैं, नागपुर में रहते हैं, एक लंबे अरसे से समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, सियासी लीडर और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के शख्स हैं, जो अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। किसानों के साथ अब फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो फिर सख्ती से उनके साथ बिहेवियर कर रही है और कांटे और बैरिकेड और पुलिस और अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आंसू गैस, ये सब होना शुरू हो चुका है। आखिर क्या है किसानों के और सरकार के बीच में ये टकराव बार बार क्यों हो रहा है? नमस्कार। कुछ मुद्दों को हमको देखना पड़ेगा। हमारी तथाकथित डेमोक्रेसी में क्या क्या हो रहा है। आपको एक और डेमोक्रेसी का मैं हवाला देता हूं कि ब्रिटेन के किसान फ्रांस के शहरों में मार्च निकाल रहे थे। वो टैंकर भर भर के गोबर उड़ा रहे थे और सरकारी महकमों के दफ्तरों पर, उनके बंगलों पर गोबर स्प्रे कर रहे थे। आपने कहीं भी पुलिस का लाठीचार्ज या वो क्या बोलते हैं, अश्रुधूर या अश्रु के वो जो ये होते बॉम्ब होते वो, या किसी तरीके का कील या किसी तरीके का प्रतिबंध करते हुए नहीं देखा, क्योंकि फ्रांस में डेमोक्रेसी है। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमारा विरोध करना ही संवैधानिक अधिकार है और सरकार को उसके साथ बातचीत करके उसको सुलझाना। अगर वो लोग हिंसा पर उतारू होते हैं तो हिंसा को रोकना सरकार का काम है, मगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी, किसी की भी दुनिया की डेमोक्रेसी कहती है। मगर उनके यहाँ उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं किया और ना उन्होंने सीआरपीएफ लगाया, ना आरडीएफ लगाया, ना वो किसी तरीके के गोले दागे, कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी अभी वो ताजा ताजा उदाहरण है, इसलिए मैंने उसमें वो किया, यानी आपको याद दिलाया, सब अपने व्यूअर्स को याद दिला रहा हूँ कि हमारे यहाँ नदी, नाले और रास्ते सब पे हमने बैरिकेड्स लगा दिए, कीले ठोक दिए, हमने खंदक खोद दिए। हम चाइना के लिए खंदक नहीं खोद सकते, हम पाकिस्तान के लिए खंदक नहीं खोद सकते, हम बांग्लादेश और बाकी वहां खंदक खोद के नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके हम। वो घुसते आए, घुसते गए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते गए कि ना कोई आया ना कोई गया। उन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बोल रहे थे कि इतने आए थे, इतने हमने मार भगाया, इतने चले गए। तो ये कंट्रोवर्शियल सारा स्टेटमेंट चलता रहा और अभी भी चल रहा है। क्या था मामला, क्या था? क्यों बोल रहे हैं किसान कि प्रधानमंत्री को हम सच बोलना सिखाएंगे? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 5 चीजें थी। 2020 के जो आंदोलन हुआ था उसमें 5 चीजें थी। जो आंदोलन
राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडोनी जी के नेतृत्व में हो रहा था। उन्होंने 5 मांगों के लिए किया था, बाकी 3 लोग तो सरकारी एजेंट थे उसमें। जो 5 का नाम लेके चल रहे थे वो सरकारी एजेंट थे। ये हमारे किसानों के नेता है, वास्तविक नेता है। आगे पीछे होते रहता है, उसमें कोई बात नहीं। अभी स्ट्रेटेजिकली वो पीछे है। और इसमें आगे है जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंदेर। वो किसान मजदूर मोर्चा के नेता है, जो खुद को बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल। कोई आंदोलन पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नहीं होता, पॉलिटिकल ही होता है, क्योंकि डिमांड पॉलिटिकल लोगों से होती है, तो आंदोलन पॉलिटिकल ही होता है। राजनीतिक तौर से ही आंदोलन किया जाता है। ये शब्दों का चल ठीक है, किसान नेता भी हमारे कर रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनेता तो ऐसे करते ही रहते कि हमने किया तो राजनीति कर रहे, नहीं कर रहे, और दूसरा कोई विरोधी पार्टी वाला कर रहा है तो इसकी राजनीति मत करो, उसकी राजनीति। पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो और क्या क्या करेगी? कबाड़ करेगी, कबाड़ का धंधा करेगी, कौन सा क्या करेगी? मगर जब सरकार गिर जाती तो बोलते इसमें राजनीति मत करो। हत्या पर राजनीति, हत्या क्यों हो रही है? पॉलिटिकल, आप क्रिमिनलों को प्रश्रय देते हो इसलिए हत्या होती है ना। आप करप्ट अफसरों को प्रश्रय देते हो, वो गुंडों के साथ साठगांठ करते हैं इसलिए लूट होती है, डकैती होती है, ये सब भ्रष्टाचार होता है। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो कौन सा क्या करेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री में हर चीज का पॉलिटिक्स होगा और होना चाहिए। इसको बोलते हैं सशक्त लोकतंत्र। अब देखिए 5 डिमांड जो हमारी थी, वो 5 डिमांड थी 2020 में कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार ने 2021 में लोकसभा का सत्र बुलाकर उसमें किसान कानून वापस ले लिए। उस वक्त भी दूसरी डिमांड थी एमएसपी की कानूनन गारंटी दी जाए। मतलब हमने एमएसपी घोषित की है, उसके ऊपर अगर उस मूल्य पर अगर खरीदी नहीं हो रही है तो सरकार उसमें इंटरफेरेंस करे, या तो जिसने एमएसपी नहीं दिया है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो। इसके ऊपर हमने किसानों ने डिमांड किया था और उसके ऊपर बातचीत होगी। इतने दिन में कर देंगे, 60 दिन में कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे। 4 साल 3 साल होते हुए आए, कुछ नहीं किया। दूसरी बात देख लो कि इन्होंने उसके ऊपर सरकार ये कहती है, सरकार झूठ बोल रही है। क्यों बोल रहे हैं किसान कि सच बोलना सीखना चाहिए, सच बोलना सिखाएंगे हम, क्योंकि सरकार बोल रही है हमने एमएसपी का कुछ गारंटी दी नहीं थी। भैया इतना बड़ा आंदोलन चला, उस वक्त के न्यूज़पेपर उठा के देख लो, मीडिया सारा उठा कर देख लो, उस वक्त के पार्लियामेंट के भाषण उठा कर देख लो, आपको दिख जाएगा कि ये सब की सब कानूनन गारंटी देने की बात कर रहे थे। तीसरा इनका था स्वामीनाथन फार्मूला लागू करना, A1, FL और C2। तो ये तीनों मिला के उसके ऊपर 50% आपको ये देना है, प्रॉफिट देना है किसानों को। ये फार्मूला था स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न दे दिया। मगर उनका फॉर्मूले पर A1 और FL पे ही इन्होंने दाम तय कर दिए, C2 दिया ही नहीं। C2 का असेट जो होता है, किसान का असेट और उसकी व्यक्तिगत मेहनत, इसके ऊपर दाम तय करना था, ये दिया ही नहीं और उसका दाम तय कर दिया। मतलब उसकी मेहनत का जीरो कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी का मूल्य भी जीरो कर दिया। ये स्वामीनाथन जी ने नहीं बोला था। सरकार इसमें बोलती है कि हमने सब कुछ लागू कर दिया, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं करती है कि ये जो फॉर्मूला दिया था स्वामीनाथन ने उसके ऊपर क्या कहना है, नहीं कहती है, और बोलती है कि हमने सब लागू कर दिया, अभी हमसे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चौथी बात है, किसानों को पूर्ण कर्ज माफी देने की बात की थी। अब सरकार बोल रही है कि हमारे बस में नहीं है। 12 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लूट के भाग गए, कई लोग यहाँ से देश से बाहर चले गए, और हमारे देश में 1-2 लाख करोड़ रुपए का किसानों का जो कर्ज है, और वो कर्ज भी इसलिए होता है कि आप जो एसआरपी तय करते, स्टेट रिकमेंडेशन प्राइस, जो खर्चे पर आधारित मूल्य होता है, उसमें आप लूट कर लेते हो। खर्चे पर आधारित मूल्य अगर कॉटन का 17 रुपए है, 17,000 रुपए क्विंटल है, तो आप उसको 11,000 भी नहीं देते तो 6,000 की स्टेट लूट करते हो। स्टेट सीधी सीधी लूट है। उसमें से अगर थोड़ा सा लूट में से दे दिया तो बहुत मेहरबानी की है किसानों पे। आप बोल रहे हमारे पास नहीं है, सारे पैसे मिडिल क्लास के होते हैं, मेहनत कश लोगों के होते हैं, और इंडस्ट्रीज उस पैसे को लूट के ले जाते हैं और सरकार माफ कर देती है। उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। ये सारे बुद्धिजीवी ये बोलते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से किसानों को क्यों देना चाहिए। तो ये उद्योगपति जो भाग रहे वो तुम्हारे बाप है साले, कौन है तुम्हारे वो? उनके बारे में कुछ नहीं बोलते तुम, उनके बारे में तुम्हारी जबान नहीं खुलती। जो भ्रष्टाचार तंत्र खड़ा हुआ है उसके ऊपर तुम्हारी जबान नहीं खुलती। जो एक्सेस में उगाई हो रही है उसके ऊपर नहीं होती है। अरे एक बार डाकू अच्छे जो बंदूक दिखा के लूटते हैं, ये डाकू से भी बदतर हो गए हैं कि सरकारी संरक्षण में इन्होंने लूट तंत्र चला रखा है और ये सरकारी तंत्र से लूटते हैं।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ये एमआरपी देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस देते हैं, और वो गरीब किसानों को, मेहनत कशों को देते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्यों होता है? क्योंकि किसान सहना ज्यादा जानता है, आक्रमण कब जानता है, और जब वो आक्रामक हो जाता है तो फिर उसके लिए बैरिकेड्स लगाओ या कुछ भी लगाओ, वो तो आपके जहां पहुंच जाएगा, ये पक्का समझ लो। सरकारें उससे बच नहीं सकेगी। पांचवी जो डिमांड थी कि किसान और मजदूरों के लिए पेंशन योजना, ये रेवड़ियां बांटना पसंद करते हैं, मगर मेहनतकश किसानों को और वहां के मजदूरों को कुछ भी देना पसंद नहीं करते। सबको पेंशन चाहिए, सांसदों को, विधायकों को पेंशन बढ़ाई हुई चाहिए। सरकारी नौकरियों की थोड़ी सी पेंशन कम कर दिए तो हर जगह मोर्चे प्रदर्शन चल रहे हैं। जो सरकारी नौकर अनायास लगे थे सरकारी नौकरियों में, उनके ही बच्चे आज भक्त बने हुए हैं, वो पेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो चलेगा। मगर किसान और उनको, किसान मजदूरों को हम कुछ देंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो उनको 27 रुपए, कभी 17 रुपए, कभी 17 रुपए, कभी 37 रुपए, ऐसी भीख के तौर पे, खैरात के तौर पे पेंशन का ऑफर किया जाता है कि हमको हम आपका सम्मान निधि दे रहे। ये कौन सा सम्मान निधि है? 27 रुपए, 37 रुपए और 17 रुपए सम्मान होता है? ये सम्मान निधि दे रहे। महिलाओं का भी यही हालत है, मजदूरों का भी यही हालत है, किसानों की भी यही हालत है। सरकार उस पे विरोधाभासी प्रदर्शन करती है और उस पे मौन रहती है। छठवीं डिमांड थी कि 2020 में जो आंदोलनों के ऊपर मामले रजिस्टर्ड किए गए थे, जो आंदोलन के, वो सब वापस लेंगे। कुछ नहीं हुआ, उस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। तो ये जो मामले है उस इसमें अभी क्या चल रहा है देखो। किसान नेता उदय प्रताप सिंह ने अदालत में ये बोला कि हरियाणा और पंजाब सरकार हमारे मूलभूत अधिकारों को गैर संवैधानिक तरीके से प्रतिबंध लगा रही है। एक केस चल रही है किसानों की तरफ से वहां के हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। और दूसरी, चंद्रचूड़ के सामने ये जो क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने शब्द बहुत बुरा बोलने की इच्छा नहीं है मेरी, मगर वो शब्द बुरा ही है उसके लिए, कि जो वकील है मगर वकील नाम की अक्ल कुछ नहीं है, वो चंद्रचूड़ जी को दे रहे कि सो मोटो आप इसका ही सुनवाई कीजिए और किसानों को शहर में आने से रोकिए। वो संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के लिए बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या इसको रोको उसको रोको के लिए बैठे हैं? और ये वकील लोग ये क्या काम करना चाहते हैं कि उनकी न्याय की जो मांग है, न्याय मांग है उनकी, वो न्याय मांग के लिए भी प्रदर्शन के वो उनको अनुमति ना दे, क्योंकि हम कोर्ट नहीं पहुंच सकते। ये कोर्ट पहुंच के बहुत झंडी गाड़ दी है। कितने कितने करोड़ों लाखों मामले पेंडिंग है कोर्टों में। ये करते क्या है? केस पे केस, केस पे तारीख पे तारीख, केस पे केस, इसके ऊपर दूसरी केस, दूसरे ऊपर तीसरी केस, ये काम करते हैं। उसके ऊपर कभी नहीं बोलते। मगर किसानों को दिल्ली में नहीं आने देना, इसके लिए सब उतावले पड़े हुए हैं। और ये केंद्र सरकार को बचाने के लिए सीजीआई को बीच में लाना चाहते हैं। मैं ये आरोप कर रहा हूं कि ये क्लीन चिट केंद्र सरकार को दिलाना चाहते हैं। मोदी सरकार से ना हो जाए, सीधा किसानों पर फायरिंग हो जाए, किसानों पर जो बल प्रयोग हो जाए, वो बल प्रयोग सीजीआई के माध्यम से हो। कल ये बोलने के लिए मुक्त हो जाए कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का आदेश था। और इसके लिए पैरवी कौन कर रहे हैं? तो ये सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी वकील। मैं निषेध करता हूं उन वकीलों। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये जितनी मांगे थी, क्या सभी को उस वक्त जब 2020 में 21 में जब ये खत्म हुआ था आंदोलन, क्या ये सब वादे किए थे सरकार ने ये सब करने के? इन्होंने वादे क्या किए थे उस आंदोलन के खत्म होने के टाइम पर? नहीं, 6 मुद्दे थे जिसमें किसान कानून वापस ले लिया था, और ये 6 मुद्दों पर चर्चा करके हम जल्द से जल्द 30 दिन में 60 दिन में निर्णय लेंगे, ये वादा किया था। ये वादा किया था, ये वादा खिलाफी किया। अच्छा, अब इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये टाइमिंग इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है? किस वजह से ये अब हुआ है? थोड़ा सा ये भी अगर बता सकें तो। देखो, हमको एक बात समझ में आ गई कि नाक दबाए तो मुंह खुलता है, आंख दबाने से, कान दबाने से मुंह नहीं खुलता है। तो डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी चलती है हमारे वोटों के बल पर। हमारे वोट चाहिए तो हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, और हमारी न्याय डिमांड है, अन्यायजनक डिमांड नहीं करते। आप देखो, सस्ता हुआ, महंगाई रेट कम हुई तो बहुत पीठ ठोकती है खुद सरकारें। सस्ता क्या करती है? अनाज सस्ता करती है। दिसंबर में 9.93% दाम थे, बढ़ोतरी में थी।
अभी 7.83, मतलब आप हमारे 2% से कम ज्यादा डाउन कर चुके हो। मीट मछली डाउन हो गई, दूध डाउन हो गया, खाने का तेल डाउन हो गया, फल सब्जी 11.14% वृद्धि थी, अभी 8.65% बची है। सब्जी के वही हाल है, दालों के वही हाल है, मसालों के वही हाल है। सॉफ्ट ड्रिंक ठंडा सस्ता नहीं हुआ, पान तंबाकू सस्ता नहीं हुआ, कपड़े फुटवेयर सस्ते नहीं हुए, फ्यूल और लाइट ये सस्ता नहीं होता है। सस्ता होता है किसानों का, और किसानों को जो जीने के लिए जो चीजें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके बाद में उनको चाहिए यूरिया, उनको चाहिए बीज, ये डीजल, ये सबके दाम सस्ते नहीं होते। इसको सस्ता करने की जरूरत भी नहीं समझते सर। इनको सस्ता, इनको ये बताना है कि हमने सस्ता कर दिया, तो किसानों को लूट के हर वक्त सस्ता करने का, और इसका जो मेडल है वो सरकार को चाहिए। यानी सर ये जो किसान के कंधे पर सरकारें अपनी सरकारें बचाने या दोबारा सरकार में आने की कोशिश करती हैं, ये आपका आरोप है। अच्छा, ये अब ये बताइए कि क्या ये आरोप नहीं, मैं फिगर बता रहा हूँ साहब, आरोप मत बोलिए, मैं फिगर बता रहा हूँ। मैंने आपको फिगर बताया, परसेंटेज बताया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फिगर्स बताए, बिल्कुल सही। और मुझे ऐसा लगा कि शायद इलेक्शन की तैयारी के टाइम पर ये कुछ महंगाई थोड़ी सी स्लो करने का की कोशिश है, और किसानों की तो हमारी कीमत पर अगर महंगाई कम करेंगे, जो हमारी फसल की कीमत होगी, हमारे दामों की कीमत होगी, उस पर अगर महंगाई कम करेंगे तो हम भी वोटर है। जी जी जी, बिल्कुल। किसान बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे मुल्क में कृषि प्रधान देश है। हमें इसकी ये स्लोगन है, अच्छा स्लोगन है। जी जी, देखिए, हम तो बचपन से जो स्कूल में पढ़ते चले आए, कृषि प्रधान ही पढ़ते चले आए, लेकिन अब प्रधान सेवक क्या कुछ बना रहा है, ये तो इसका प्लान जाने। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी में क्या कुछ हुआ, और ये उत्तराखंड को क्या कोई एक आइडियल स्टेट, हिंदू राष्ट्र का कुछ बनाने की कोशिश है? क्या चीज है ये? देखो, जब आप उत्तराखंड आप पूरा घूमिए, नया जब राज्य बना तो शहरों के आसपास जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है, कोई छोटे जंगल है, कोई बड़े जंगल है। हर जंगल में इंसानों ने घुसपैठ की है, और घुसपैठ के अंदर में जंगलों में मंदिर भी बने, मठ भी बने, मदरसे भी बने, और मस्जिदें भी बनी, प्राइवेट जगहों पर भी बनी है, और सार्वजनिक मतलब जंगल के जगहों पर भी बनी। इसको हटाने के लिए सारी सरकारें प्रयास करती रही, कोई भी सरकार हो प्रयास करती रही, मगर सवाल ये है कि कोर्ट में मामले चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है। जैसा ये मामला हुआ, ये मामले में क्या हुआ, मदरसा एक्यूपाई कर लिया था सरकार ने कि इलीगल है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है, उसकी सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में। वो 8 तारीख को उसकी डेट थी, 8 तारीख को 11 बजे जज ने बोला कि इसको 14 को सुनवाई करेंगे, और 4 बजे वहां के अफसर ने, डीएम ने उठा के तोड़ दिया। वो बदला, वो समझाना, सबक सिखाना चाहता हूँ भाई। डीएम सबक किसको सिखाना चाहते हो भाई? सरकारी अधिकार तुम्हारे हाथ में है, तो इसका मतलब है तुम सबक सिखाना चाहते हो, तो तुम कम्युनल एजेंडे पे काम कर रहे हो। तुम्हारा सरकारी काम जो है बैलेंस जो होना चाहिए, भारत के संविधान को यानी साक्षी रखकर होना चाहिए। आप किसी आरएसएस की या किसी सरकार के एजेंडे पर आप काम कर रहे हो, तो आप सरकारी नौकर रहने लायक हो क्या? ये पहला सवाल। दूसरा, 6 लोग उसमें मारे गए, दंगल होता है, मारे जाते हैं, चुन चुन के मारे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। मेरा ये बेसिक सवाल है कि जहां जिस अफसर ने ये इलीगल तरीके से तोड़ दिया, जब तुम्हारे पोजीशन में था तो तोड़ने की जल्दी क्या थी? दूसरा, एक मस्जिद थी अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति का जगह पर, उसने किसी अफसर को अपने साइड में कर लिया, और वो मस्जिद को इसमें बुलडोजर से तोड़ दिया। अब मस्जिद जगह मुसलमान की, मस्जिद बनाया मुसलमानों के लिए, तोड़ा किसी अफसर ने, जो अफसर मुसलमान नहीं था। मगर तोड़ने वाले अफसर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मास्टरमाइंड अगर अब्दुल मलिक है, तो तोड़ने वाला अफसर और वहां का महकमा भी मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनको पता था कि इसके परिणाम क्या होंगे, किस तरीके से परिणाम होंगे। और आप एक बताओ कि जो वहां की बस्ती है, गपूर बस्ती, वहां से हजारों लोग पलायन कर गए। कहां पलायन कर गए? क्यों पलायन कर गए? क्योंकि जान के डर से पलायन कर गए। और ये उत्तराखंड में ये सीएए लागू होने के बाद ये शुरू हुआ सारा का सारा मामला।
अब सीएए में मैं आपको मुसलमानों से मैंने बार बार मैं बोलता हूं कि आपने बहुत संयम रखा है, अभी भी संयम बरतिए। सीएए में मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके सबके रिकॉर्ड मदरसों में और मस्जिदों में संग्रहित है, रिजर्व है। रिकॉर्ड नहीं है आदिवासियों के, रिकॉर्ड नहीं है एससी लोगों के, रिकॉर्ड नहीं है हम किसानों के। हमारे पास में 50% से ज्यादा लोगों के माता पिता कहाँ जन्मे और कब जन्मे इसका रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास सब रिकॉर्ड है। आप संयम तो बरतिए, आपके साथ में ये सब खड़े होने वाले हैं, बहुत जल्दी खड़े होंगे, उसमें थोड़ा संयम बरतिए। मैं उस वक्त भी बोला था कि जैसे ये पर आंदोलन कर रहे थे, हरा झंडा लेकर आंदोलन मत कीजिए, तिरंगा लेकर आंदोलन कीजिए, क्योंकि आप संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हो। मगर इनके इसमें जो नफरती चिंटू भर जाते हैं, जो मुसंगी भर जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं, ये मुसंगी इनको सुधरने ही नहीं देते। राष्ट्रीय लड़ाई, संविधान की लड़ाई, धर्म की लड़ाई में तब्दील करने में ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी वैसे ही है। जैसे ये आरएसएस वाले हैं, वैसे ये भी वैसे ही है, वही लोग हैं ये। जी जी बिल्कुल, आपने कई बार अब से पहले कहा कि संघ के लिए काम करने वाले अलग अलग समुदायों में बाकायदा काम करते हैं, और उनके आपने नाम भी कई मुसंगी मुसलमान जो संघ के लिए काम करते हैं आपने रखे। 5 जातियां बताया, संगी, मुसंगी, बुसंगी, कुसंगी और सुसंगी। जी 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 जी, तो इनके सबके जरा ये भी बता दीजिए किसके बारे में क्या वर्ड है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, लोगों को याद आ जाए। मतलब आरएसएस वाले, मुसंगी मतलब मुसलमान है, मगर उनके लिए ये जो अभी काम किया है, हल्द्वानी का काम होगा या अपने हैदराबादी सुल्तान जो है उनके काम होंगे, ये सब जो काम करने वाले मुसंगी। कुसंगी कांग्रेस का नाम लेते, कम्युनिस्टों का नाम लेते, आपने देखा होगा बार बार उनको सरेंडर हो जाते, इधर से उधर भागम दौड़ चल जाती है, वो कुसंगी। वो नाम कम्युनिस्टों का लेंगे या कांग्रेस का लेंगे, काम आरएसएस को करेंगे। बुसंगी बाबा साहब का नाम लेके रामदास आठवले जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं, और वो ये बताते रहते हैं कि बाबा साहब के बाद मैं ही केंद्रीय मंत्री बना, और ये आरएसएस से अच्छा कोई संगठन नहीं है दलितों के लिए और आम्बेडकराइट जनता के लिए और हमारे उद्धार के लिए कोई नहीं है, ये बताने वाले बुसंगी। और सुसंगी वो है जो खुद को बहुत शिक्षित समझते, ये जो अफसर बैठे हुए हैं, जो कम्युनल एजेंडा चलाते, इनको ये पता नहीं है कि जब कोई हार्डलाइनर देश हो जाता है, किसी धर्म के नाम से देश चलने लग जाता है, वो देश का सर्वनाश हो जाता है। आपको एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं मैं, कि जब राज्य का धर्म होता है, तो जब राज्य पलटता है तो धर्म भी पलट जाता है। हमारे देश में 900 साल ये बोलते हैं ना परकीय लोगों का राज था, मगर इस देश का निजाम नहीं पलटा। इस देश का जो ये तो कॉमन पीपल था, उनका धर्म नहीं पलटा। मगर जैसे ही कम्युनल इस पे देश आ जाता है, कभी मुसलमानों का देश बनता है, कभी ईसाइयों का, कभी जू लोगों का देश बनता है, तो वहां सारी जनता भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, इसलिए इतने साल राज रहा, मगर हम हिंदू के हिंदू रहे, हमारी विचारधारा पे कायम रहे। ये अगर पूरा का पूरा राष्ट्रीय धर्म और राज का धर्म अगर ये कोई एक बना देते हैं, तो जब दूसरा आएगा, इससे चिढ़ के कोई दूसरा आ जाएगा, तो फिर से ये धर्म के ऊपर भी गदा होगी। ये धर्मद्रोही लोग धर्म को समाप्त करना चाह रहे। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला भी उत्तराखंड में ही आया, आपको क्या लगता है? देखिए, जब पिछले इलेक्शन हो रहे थे तो गुजरात में एक कमेटी बनाई गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनेगी, रिकमेंडेशन देगी वो, तो उस वक्त जो चर्चा हुई थी, ये मुझे याद है, तब ये कहा गया था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, लागू कर सकती है, ये अलग अलग स्टेट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कुछ हो रहा है, इसका क्या मकसद क्या है, और क्या क्या कुछ हासिल करना चाहती है बीजेपी ये सब करके? देखो, अभी इसका जवाब दिया है असम के सीएम ने। वो बोलता है कि हम दूसरी बीवी करने पर उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे। अभी तक सिविल कॉन्स्पिरेसी होती थी, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे, और वो उसके साथ में एनआरसी और ये सिविल कॉमन सिविल कोड के साथ लागू करेंगे, हम सीएए के साथ में उसको लागू करेंगे, क्लब कर देंगे। सवाल ये है, और फिर उसमें वो बोलते हैं कि ये आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सारे आदिवासी है, उनके अपने कानून है, वो तुम्हारे कानून मानने को तैयार नहीं है। अपने देश में जितना आदिवासी बेल्ट है, उनके अपने व्यक्तिगत कानून है। ऐसी कई कम्युनिटी है, उनके अपने व्यक्तिगत कानून है। ऐसी घुमंतु कई जाति है जिनके अपने व्यक्तिगत कानून है, वो तुम्हारे कानून को नहीं मानते। हमारे यहाँ की घुमंतु जाति एक है, वो 5 पंच बैठते हैं लकड़ी लेके, और डिवोर्स उनके यहाँ वो लकड़ी तोड़ दिया है कि इसको बोलते काड़ी मोड़, डिवोर्स हो गया।
वो किसी कोर्ट में नहीं जाते, ना कोई कॉम्पनसेशन, ना किसी तरीके की सुनवाई होती है उसमें। तो ये अपने कानून को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये सिलेक्टेड करना तो मुसलमानों के लिए है, यहाँ के लोगों का विरोध है, इसलिए सेंट्रलाइज नहीं हो सकता। क्योंकि गौरक्षा बंदी अगर सेंट्रलाइज हो गई तो फिर गोवा का क्या होगा, फिर केरला का बीजेपी का क्या होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का क्या होगा, फिर ऐसे क्या बोलते हिमाचल में बीजेपी का क्या होगा। तो ये सारे प्रदेश जो है, इस प्रदेशों में वो नहीं लागू हो सकता, उस तरीके से लागू नहीं होता। और गौमांस के निर्यात में नंबर 1 नहीं बन सकते हम सेंट्रलाइज अगर लागू कर दिया तो हम उसको स्टेट में भेज के बवाल खड़ा करना है, हिंदू मुसलमान बवाल खड़ा करना है। यूनिफाइड सिविल कोड पे आपने पूछ रहे थे कि आमतौर पर किसी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। आपको पता है कि क्रिमिनल कानून अलग होते हैं और सिविल कानून अलग होते हैं। क्रिमिनल कानून सबके लिए समान है, वो तो कॉमन है। मतलब मुसलमान ने चोरी किया तो उसको भी वही सजा होती है जो हिंदू ने चोरी किया, जो ईसाई ने किया, सबको एक ही सजा होती है। उसमें कोई हाथ तोड़ने की सजा नहीं है, ना संसार करने की सजा, पत्थरों से मारने की सजा नहीं है। बलात्कार किया तो वही सजा होगी। पस्को में अगर फंसा है मुसलमान और हिंदू, एक ही सजा होगी, उसमें कोई इस्लामिक कानून लागू नहीं होता। मगर तुम्हारे शादियों में, तुम्हारे प्रॉपर्टी के बंटवारों में, तुम्हारे डिवोर्स में और बाकी सारी जो व्यक्तिगत मामले होते, उसमें ये कानून हमने भारतीय संविधान में मान्य किया था। ठीक है, बदल सकते हो आप, मगर सबको विश्वास में लेके एक प्रपोजल देके बदलोगे ना, कि ध्वनि मत से पारित हो जाएगा कोई भी कानून। तो ये वहां जो उत्तराखंड में ध्वनि मत से पारित हो गया, क्योंकि आपको पता है हम तो 173 190 सांसदों को निलंबित करके भी कानून पास कर लेते हैं। तो वहां कौन से कानून की बात होगी। तो शादी ब्याह और संपत्ति के मामले में वो अगर अपना कानून रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है, मगर उनसे चर्चा तो करो। कानून बनाना है तो चर्चा करना पड़ेगा, उनके पास में ड्राफ्ट देना पड़ेगा। माने नहीं माने, बहुत सारी चीज ऐसी होती कि नहीं मानते सब लोग, मगर आप बहुमत से उसको लागू करते, मगर चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है कि नहीं है। आज एक स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री जी का कि हमारे देश में लोकतंत्र कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये जो मामले चल रहे हैं, ये लोकतंत्र को आबादित रखने के मामले है क्या? तो ये इस तरह से करके मुसलसल मुसलमानों को टारगेट करके और बाकी सबको एक तरह से परेशान करने का सिलसिला है। इसमें सरकार की मर्जी उसका कारण बता देता हूँ। ये अभी चुनाव का 1 महीना बचा है, ये सीएए कैसे लागू होगा? ये जादू की है क्या? एक लकड़ी है क्या जादू की कि घुमा दिए कि हो जाएगा? क्यों होता है? क्योंकि अभी एक सवाल उठा था कि 2020 और 21 में अगर 100 रुपए किसी स्टेट ने दिया, 1 रुपया अगर किसी स्टेट ने दिया तो उसको रिटर्न कितना मिलता है। तो इसमें पता चला फिगर है, और ये फिगर है, सोर्स है बजट डॉक्यूमेंट के, मीडिया एक्सपर्ट ने बजट डॉक्यूमेंट के सोर्स के माध्यम से ये पब्लिश किया है। ये बोलते हैं कि बिहार 1 रुपया देता है तो उसको 1 रुपया 6 पैसे रिटर्न होते हैं। उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता है तो 2 रुपए 73 पैसे रिटर्न होते हैं। आसाम 1 रुपया देता है तो 1 रुपया या 100 रुपया? 1 रुपया। अच्छा, एक की जगह ज्यादा मिलता है उसको? आपको 1 की जगह 7 रुपए दे रहे बिहार में। ये आपको भेजा है मैंने। जी 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 जी। और उत्तर प्रदेश को 2 रुपए 73 पैसे मिलते 1 रुपए के बदले में। आसाम को 1 रुपए के बदले में 2 रुपए 63 पैसे मिलते हैं। मध्य प्रदेश को 2 रुपए 42 पैसे, झारखंड को 2 रुपए 15 पैसे, छत्तीसगढ़ को 1 रुपए 96 पैसे, हिमाचल को 1 रुपए 46 पैसे, उड़ीसा को 1 रुपए 35 पैसे, राजस्थान को 1 रुपए 33 पैसे, उत्तराखंड को 1 रुपए 29 पैसे। अब कमाऊ राज्यों की बात करते हैं हम। वेस्ट बंगाल 1 रुपए जब देते हैं तो 87 पैसा वापस होता है, पंजाब को 69 पैसा वापस होता है, केरला को 57 पैसा वापस होता है, आंध्र को 49 पैसा वापस होता है, तेलंगाना को 43 पैसा वापस होता है, तमिलनाडु को 29 पैसा वापस होता है। वो 1 रुपया देते हो, उनको 29 पैसे देते हो। गुजरात को 28 पैसा देते हो, हरियाणा को 18 पैसे देते हो, कर्नाटका को 15 पैसे देते हो और महाराष्ट्र को 8 पैसे देते हो। ये मुद्दे अगर उठेंगे तो कमाऊ पूतों को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, उनको काट रहे हो, और तुम्हारे षड्यंत्र के तहत आप ये देश में गैर बराबरी पैदा कर रहे हो। ये तो खुद एक बड़ी नाइंसाफी है। वैसे भी जो यूनियन ऑफ इंडिया जिसको कहा गया था, जब सारे राज्य एक साथ मिले थे,
तो उस वक्त तो संविधान में इस किस्म का कुछ शायद नहीं था कि इतना फर्क किया जाएगा। और वैसे भी जिस इलाके में जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर उनका ज्यादा हक होता है। उसका कारण बोलता हूं मैं, उसका कारण बता देता हूं। एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा देता हूं मैं आपको। 2008 में 5.41% एम्प्लॉयमेंट थी, 9 में 5.54%, 10 में 5.55%, 11 में 5.43%, 12 में 5.41%, 13 में 5.42%, 14 में 5.44%, 15 में 5.44%, 16 में 5.42%, 17 में 5.36%, 18 में 5.33%, 19 में 5.27%। कोविड आ गया तो 8% हो गया 2020 में, 21 में फिर 5.98%, मतलब 6%, 2022 में 7.33% और 2023 के अभी तक अक्टूबर तक हो गया है 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 10 लाख देते हैं तो ढोल पीटते हैं, एक जगह खड़ा होके सबको बांटते हैं। ये दूसरा भी डाटा में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहां करोड़ों बच्चे पास होते हैं, मात्र 7,70,000 से 80,000 फ्रेशर को नौकरियां मिल रही है, बाकी सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अब ये दबाने के लिए यूसीसी लाना पड़ेगा, एनआरसी लाना पड़ेगा, सीएए लाना पड़ेगा, ये उत्तराखंड लाना पड़ेगा, हल्द्वानी लाना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान लाना पड़ेगा, ये सब लाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग इस पे सवाल करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार में सरकारी जितनी नौकरियां दी थी उससे हमने ज्यादा नौकरियां दी हैं सरकारी। ये एक नई बात उन्होंने कही है। अब क्या वो जो टेम्परेरी लोगों को काम किसान बोलते हैं हम सच बुलवा के मानेंगे, इसीलिए किसान बोलते हैं हम सच बुलवा के मानेंगे। जी हमको सच सुनना है। देखिए अब किसान मेहनत कर रहे हैं सच बोलने की, हम दुआ कर सकते हैं कि हो सकता है मोदी जी कभी कोई सच बोले। लेकिन एक चीज अब मैं बिल्कुल आखिर में, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, ये भारत रत्न बांटने का सिलसिला जो शुरू हुआ एक के बाद एक, इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बोली लगाओ और भारत रत्न ले लो, क्या है ये? वो एक पिक्चर में वो नहीं था, आलू ले लो प्याज ले लो, वो ये कर रहा था, क्या नाम है वो हमारा नाना पाटेकर, है ना, वो सूट बूट पहन के आलू और प्याज बेच रहा था, आलू ले लो प्याज ले लो, अब भारत रत्न ले लो, भारत रत्न ले लो। 1 साल में 5 भारत रत्न हमने दे दिए। और वो कैसे कैसे भारत रत्न दिए, स्वामीनाथन की सुनना नहीं है, उसको भारत रत्न, पीवी नरसिंह राव उनके ऊपर क्या क्या किया, मेहरबानी किया, उसको भारत रत्न, उसका कहीं नाम नहीं लिया भारत रत्न। अब चौधरी चरण सिंह का तो सुनना नहीं है, किसानों की कोई डिमांड पूरा करना नहीं, वो किसान उसको भारत रत्न दे दिए। जयंत चौधरी को कैसे डराया, क्या डराया पता नहीं है, तो उन्होंने भारत रत्न का वो एक तमगा दे दिए कि मुझे भारत रत्न, जैसे नीतीश कुमार ने बोला कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कर लिया इसलिए सरकारें बदल जाती है। तो भारत रत्न चुनाव जीतने की मशीनरी हो गई है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी ये कितने अफसोस की बात है। एक जमाना था जब भारत रत्न का अनाउंसमेंट होता था तो लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई है, और ये तो मैं स्वागत करता हूँ सबको, जिनको भारत रत्न मिला उनका सबका स्वागत करता हूँ, सम्मान योग्य ही लोग थे। मगर राजनीति में पढ़ के भारत रत्न उनको मिल गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इलेक्शन सीजन में मिला, इलेक्शन सीजन में मिला, ये बहुत ही अहम बात है। और बहुत 4 साल पहले मिल जाता कोई बात नहीं थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने किसान आंदोलन के बारे में काफी तफसील बताई और लोगों को समझना भी है उस पर कि आखिर दिल्ली पर चढ़ाई क्यों हो रही है, दिल्ली में क्यों आना चाह रहे हैं किसान, और क्या हुआ, मोदी जी ने क्या कुछ बोला था और कुछ भी उस पर काम नहीं किया, अमल नहीं किया, जिसकी वजह से किसान चाहता है कि उससे जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। याद दिलाने के लिए आ रहे हैं, सच बुलवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, इलेक्शन से पहले या तो सच बोलो, नहीं तो ये बात मशहूर हो जाए कि आप झूठ ही बोलते हो। ये शायद किसानों का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।